ये उनकी जरूरत है। वहां पे टीटीपी के वो कमांडर्स भी मौजूद है। मैं तो वहीं मौजूद था जब 2022 में जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था। वो तो शिकायत थी कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब तो तालिबान की हुकूमत है जिसके लिए इल्जाम था। अब इनको क्या शिकायत है? स्टेट टू स्टेट लेवल पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे। पाकिस्तान ने तो इनके खिलाफ किसी ग्रुप को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। आजकल पाकिस्तान को टेररिज्म का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अफगान तालिबान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान से भी जाते हैं लोग, मजदूर जाते हैं बहुत से पाकिस्तान से चमन के ऊपर या तोरखन के ऊपर। अब वो वही सिस्टम पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं और ये वो कुछ छुपा कर नहीं कर रहे। नूर वली महसूद और दीगर कमांडर वहाँ पे मौजूद थे, तो इससे अफगान तालिबान की हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती। 90% उसमें पाकिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। अभी उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया। अभी तो वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव तालिबान हुकूमत के तौर पे चल रहे हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान हल कर सकता था लेकिन नहीं किए। इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान के लेवरेजेस बहुत ज्यादा हैं। आपको लगता है कि कोई वक्त भी ऐसा आ सकता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें, इनको गिरफ्तार करें या इनको रोकें? आज तो अफगान तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान पे बहुत बेहतर, लेकिन अफगानिस्तान में कंट्रोल लूज होते हुए भी टाइम नहीं लगता। इंडिया के और अफगानिस्तान का भी आपस में हमेशा से इंटरेक्शन रहा है। पाकिस्तान ने क्या ऐसा स्टेप किया है जिससे उनको ये लगे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? अफगान तालिबान की हुकूमत को किसी न किसी किस्म के जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे आना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान की जो रजीम है इस वक्त, जो कि एक इसको अबूरी हुकूमत पहले ये लोग कहा करते, उन्होंने अबूरी का लफ्ज निकाल दिया, ये सस्टेन करेगी? अब इस गैप को तो फिल करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ना। सबसे ज्यादा अफगान पाकिस्तान में तालीम पाते हैं, पॉलिटिक्स भी होती है और इस पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं बहुत से लोग, यही ड्यूरेंट लाइन की पॉलिटिक्स। और टीटीपी हमें अगर नुकसान पहुंचा रही है तो अफगान स्टेट को कुछ ना कुछ करना है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का मामला है। उसामा बिन लादेन के लिए उन्होंने अपना पूरा मुल्क तबाह करवा दिया, लेकिन उसामा बिन लादेन और अलकायदा की हिमायत खत्म नहीं की। अशरफ गनी साहब की हुकूमत और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि सारी तालिबान की इंसर्जेंसी आपके यहाँ से हो रही है। जब मैं हम कहता हूँ तो हम दोनों हैं, अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ इट। हिस्ट्री हमारी गवाह है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा तनकीद की है। मुझे याद है जब हम हामिद कारज़ई साहब से और अशरफ गनी साहब से बात किया करते थे, वो ये कहते थे कि कराची अफगानिस्तान के लिए सबसे प्रेफर्ड पोर्ट है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। आज हमारे साथ हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, टॉप डिप्लोमेट मंसूर अहमद खान साहब। हम इनसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछेंगे कि आखिर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में इतनी ज़्यादा एक डिवाइड और एक नफ़रत की दीवार कहाँ से आ गई कि एक वक्त में पूरी दुनिया पाकिस्तान को इल्ज़ाम देती थी कि हम अफ़गान तालिबान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन अफ़गान तालिबान की वापसी हमारी वजह से हुई है। और मुल्ला ब्रादर जो है ये पाकिस्तान में कैद थे और इनको रिहा करके हमने दोहा अकॉर्ड का, अमेरिका से सारा मुज़ाकरात का डोल डाला था। वहाँ से हम यहाँ तक कैसे आ गए कि हम एक दूसरे के ऊपर बमबारी तक करने तक आ गए हैं? सबसे पहले मंसूर अहमद खान साहब, खुश आमदीद आपको। जी बहुत शुक्रिया फैसल उड़ाई साहब। मेरे लिए भी बड़ी खुशी का मुकाम है कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। सर ऑल प्रेयर्स आर माइन। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या डिवाइड, क्या मसला हुआ दोनों में कि एक दूसरे को सपोर्ट करते करते और वो होटल में चाय पीते पीते हम एक दूसरे पर बमबारी तक आ गए? देखिए, मेरे ख्याल में जो आज आप अफगान तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह आपने खुद भी लफ्ज यूज किया, डिस्ट्रस्ट आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं या नजर आ रहा है, इसको मेरा ख्याल समझने के लिए ये देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें किस तरह के दोनों ममालिक के दरमियान शुरू से ताल्लुकात रहे हैं। और ये दोनों, ये एक्चुअली डिस्ट्रस्ट जो इस वक्त है ये सिर्फ अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, बल्कि जनरली मुझे नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दो रियासतों के दरमियान एक कशीदगी का माहौल या डिस्ट्रस्ट, वो बहुत शुरू से 1947-48 से मौजूद था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उस वक्त एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी थी, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया के से जो दो रियासतें बनी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनकी वजह से उस मूवमेंट की वजह से आज़ाद हुआ। और अफगानिस्तान में बहुत से जो सर्कल्स थे उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, नेशनलिस्ट सर्कल्स खास तौर पे इंडिया के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और
तो इस उस वक्त से ही एक ट्रायंगुलर सी रिलेशनशिप का आगाज हो गया था। और आपने देखा होगा कि शुरू में कुछ मुश्किलात इस तरह की हुई कि पाकिस्तान यूएन की मेंबरशिप के लिए जब पाकिस्तान का केस गया, तो उसमें कुछ जो रुकावट या ऑपोजिशन शुरू में ही अफगानिस्तान की उस वक्त की लीडरशिप की तरफ से आई, लेकिन बाद में उसको सेटल कर लिया गया, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, शुरू से ही अवाम के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात थे। लेकिन ये रियासतों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे ना, दोनों रियासतों के दरमियान, ये चलते रहे। फिर आ गया, फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो 1979, जब सोवियत यूनियन की फौजें ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो उधर उसके अगेंस्ट जो जिहाद हुआ, उसमें पाकिस्तान को बहुत मौका मिला कि अपने अफगानिस्तान के साथ, अफगान मुजाहिदीन के साथ, अफगानिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके मजबूत कर सके। और फिर हमने देखा अगली दहाइयों में वो ताल्लुकात चलते रहे, लेकिन वो दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात नहीं उस्तवार हो सके, क्योंकि वहां जो भी रियासत होती थी, जब यूएस और नेटो आ गया तो 2001 से 2021 तक, तो रियासत जो थी, जो उस वक्त हामिद कारजई साहब प्रेसिडेंट थे या बाद में अशरफ गनी साहब, उनके साथ हमारे पाकिस्तान की हुकूमतों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, बड़ी कशीदगी रही। और पाकिस्तान को ये ब्लेम किया जाता रहा कि वो अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और डबल गेम कर रहा है वगैरह वगैरह, दुनिया भी ये कहती रही। जब 2021 में तालिबान आए और फिर वो आपने देखा कि जनरल फैज हमीद भी उस वक्त आए, वहां पे चाय का कप वगैरह हुआ, तो एक्चुअली वो उस वक्त ये पाकिस्तान की एक एक्सपेक्टेशन थी और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब उनके अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ साजगार सिचुएशन वहां पैदा हो जाएगी और पाकिस्तान को ये जो खतरात आ रहे हैं टीटीपी या इस तरह के ग्रुप, बीएलए या दीगर ग्रुपों से, नहीं आएंगे। लेकिन जो जरूरत थी उस वक्त मजीद काम करने की, कि जो मैंने आपको पहले कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात कभी मजबूत नहीं रहे, कभी हम आहंगी नहीं रही, एक तरह से नहीं सोचती दोनों रियासतें। तो अफगान तालिबान हुकूमत में आने के बाद अफगान तालिबान अफगानिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वही इश्यूज को दोबारा उठाते हैं, चाहे वो ड्यूरेंट लाइन हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का मसला हो, या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की रियासत के साथ जो गैप्स हैं ना, जो खदशात हैं उनके, या हमारे उनसे मुतालिक जो खदशात हैं, तो वो रियासत टू रियासत, जिसे स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट कहना चाहिए, वो उस पर काम ना पहले कभी हो सका ना बाद में हो सका। हाँ, ग्रुप्स लेवल पे जरूर कभी हम अफगान मुजाहिदीन की सपोर्ट करते रहे, कभी हम अफगान तालिबान की सपोर्ट करते रहे, तो वो लेकिन हमने ये देखा है कि उसने डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त टेंशन नजर आ रही है, वो बुनियादी तौर पर टेंशन ये है कि दोनों ममालिक जो हैं उनके अवाम के तो एक दूसरे के साथ बड़ी जरूरियात है कि उनका करीबी ताल्लुक हो, लेकिन स्टेट टू स्टेट लेवल पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे। तो आप देखते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई इशू आता है, टेररिज्म का इशू है, बॉर्डर बंद हो जाता है, बॉर्डर बंद होने से ट्रेड बंद हो जाती है, दोनों तरफ के ताजरों की ट्रेड बंद है, दोनों तरफ के ताजिर एक्चुअली नुकसान उठा रहे हैं, दोनों तरफ के अवाम आ जा नहीं पा रहे, नुकसान उठा रहे हैं। दोनों तरफ के अवाम जो हैं, 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और इस बॉर्डर से दुनिया में जो जिन ममालिक के इतने लंबे बॉर्डर हैं उनसे बहुत बड़ी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है, लेकिन ये हमारी नहीं हो पा रही। अफगानिस्तान के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारी दोनों स्टेट्स के दरमियान। समहाउ इसको एड्रेस करना होगा। अच्छा सर, जब आप ये बार बार आपने कहा कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन उस तरह नहीं बन पाए, जबकि पाकिस्तान के क़याम से 79 तक, बल्कि सही अल्फाज में अगर कहें तो अर्ली 70s तक, अफगानिस्तान में हमें एक हुकूमत नज़र आती है ज़ाहिर शाह की, और उसने भी आपको पता है 2 मरतबा पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर अटैक किया और उसके बड़ी मशहूर जंगें हुई। अच्छा, उसके बाद से मुसलसल वहाँ कोई एक पूरे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है नहीं। पहले उसके खिलाफ ज़ाहिर शाह के खिलाफ कू हुआ, फिर जिन्होंने कू किया उनके खिलाफ एक कू हुआ, इस तरह फिर मुजाहिदीन आए, उन्होंने एक जंग की, फिर रशिया आया, फिर रशिया गया, फिर अमेरिका, मतलब कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही जिसके साथ आप कोई ऐसी डील कर सकें जो तमाम अफगानिस्तान के स्टेट को, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती हो, या कम अज़ कम दुनिया उसको रिप्रेजेंटेटिव मानती हो। अच्छा,
इवन 2001 से 21 तक भी, 15 अगस्त 2021 तक भी जो गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि वो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था बहुत थोड़े हिस्से में था अफगानिस्तान। थोड़े से। तो बिल्कुल। स्टेट तो ऐसी रही नहीं पिछले कम से कम 25 और तकरीबन 50 साल से उस तरीके से। तो आप जब ये बात करते हैं कि स्टेट टू स्टेट हमारे ताल्लुकात, हमने उन उन मामलात को हल नहीं किया जिनको करना चाहिए था, तो मुझे बताएं आपके जहन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस दौरान प्रैक्टिकली पाकिस्तान हल कर सकता था लेकिन नहीं किए। मैं प्रैक्टिकली बात समझना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैं इसमें पहले आपके इस का छोटा सा जवाब देखें कि स्टेट टू स्टेट, आपने बिल्कुल बात सही की कि स्टेट जो जाहिर शाह के ज़माने में थी हम्म। वो उस वक्त पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करती थी, 70s या उससे पहले की स्टेट। और लेकिन उसमें पाकिस्तान के साथ उनकी टेंशन भी थी, मुख्तलिफ जगह कुछ झड़पें वगैरह भी हुई। लेकिन आपने देखा कि जब 65 और 71 की जंगें हुई तो हमारा वहां एक भी फौजी डिप्लॉयड नहीं था, हमारी कोई फोर्स डिप्लॉयड नहीं थी, क्योंकि उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस दी गई थी कि आपको हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं है जब आपकी हिंदुस्तान से जंग हो रही है। अब वाकई उसके बाद से जब सोवियत फौजें आई और फिर उसके बाद से जो जो भी हुकूमतें रहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो फुल फ्लैश्ड कंट्रोल नहीं था उनका अफगानिस्तान के ऊपर, और उनको इस लिहाज से चैलेंजेस थे। और उसके बाद जब इवन हामिद कारजाई और अशरफ गनी की हुकूमतें थी, यूएस और नेटो मौजूद था, उस वक्त भी बहुत बड़ा हिस्सा जो था अफगानिस्तान का, वहां इंसर्जेंसी चल रही थी, उन पर तालिबान का कंट्रोल रहता था। कभी वो आता था कि 20% पे है, कभी उनका आता था 30% पे, 40% पे, और फिर बढ़ता गया। 2021 में जब अफगान तालिबान आए, पहली दफा उन्होंने, अब पहला फोकस उनका इस चीज पे ही था कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करना है। तो उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को अब कंट्रोल कर लिया। इस वक्त वहां पे गो के उनकी हुकूमत रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली उस तरह नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पे है। अब जब मैं ये कहता हूं कि जी स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट हमारी नहीं हो सकी उनके साथ, तो बात यही होगी ना, चूंकि अफगानिस्तान पे तमाम कुली तौर पर किसी स्टेट का, हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता था, तो कोई ना कोई ग्रुप सेंटर के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता था, और कभी हम उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे होते थे या कभी हम स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। मसलन हम अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे जब 90s में इनकी हुकूमत थी, तो दूसरे लोग जो थे तालिबान के मुखालिफिन जो अफगान थे वो भी, और वो उनके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो लड़ रहे थे अफगान तालिबान के साथ। इसी तरह अगर अफगान तालिबान की हुकूमत वीकन होती है इस वक्त और कोई इंसर्जेंसी उनके अगेंस्ट स्टार्ट होती है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का एक बुनियादी कुलिया होना चाहिए कि हम दोनों चूंकि नेबर्स हैं, तो जो भी काबुल में गवर्नमेंट होगी या जो भी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होगी, उसको रिकॉग्नाइज करना, मैं रिकॉग्नाइज करना उस लिहाज से नहीं कह रहा कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर ले, उसके लिए तो एक इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उनके साथ फुल फ्लेज एंगेज करना बहुत जरूरी है। जब अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत हो तो हमें उनके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो दोनों मुल्कों के दरमियान कि ये पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेज है। वो हामिद करज़ई और अशरफ गनी ये ना सोचते रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत तो अफगान तालिबान के साथ एंगेज है, हमारे साथ तो ये उस तरह से स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब चूंकि वो वक्त तो गुजर गया, आइंदा जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो पॉलिसी वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, और अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है, अफगान तालिबान के लिए भी जरूरी है कि वो जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको कुली तौर पर तस्लीम करें और उनके कंसर्न्स को भी तस्लीम करें। जिस तरह आजकल पाकिस्तान को टेररिज्म का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अफगान तालिबान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने ये आपको उस डिस्ट्रस्ट की रीजन एक्सप्लेन की थी। आगे प्रैक्टिकली मेरा ख्याल जो चीजें जो आपने कहा ना कि किन चीजों को एड्रेस करना जरूरी है, उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। जो हमारा लंबा बॉर्डर है ना, इस पे एक तो हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए। तो अफगान साइड पे अफगान हुकूमत को सिक्योरिटी देनी है और पाकिस्तान साइड पे पाकिस्तान हुकूमत को। तो इस सिक्योरिटी का एक अच्छा मैकेनिज्म होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोगों का आना जाना। ये बॉर्डर पे से 50-60 हजार लोग डेली क्रॉस करते हैं बॉर्डर। आजकल नहीं कर रहे क्योंकि बंद है, लेकिन ये उनकी जरूरत है। पाकिस्तान से भी जाते हैं लोग, मजदूर जाते हैं बहुत से पाकिस्तान से, चमन के ऊपर या तोरखन के ऊपर, वो वहां पे जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कल्चर है इस रीजन का। ये
सदियों से ये हो रहा है कि ये दोनों तरफ जो लोग बसते हैं ये एक ही तरह के कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, एक ही तरह मजहब है इनका, एक ही कल्चर है, पश्तो ज्यादातर पश्तून है। तो इनके बहुत क्लोज समाजी और इक्तसादी रवाबित हैं, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इनके दरमियान वो रहने चाहिए। और फिर तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत क्लोज इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान 4 करोड़ लोगों की मार्केट है, 40 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान के लिए बनी बनाई अगर पाकिस्तान अपने फर्ज करें, हमारी रेलवे जाती है तोरखम तक और चमन तक, तो हमारी रेलवे क्यों नहीं जाती? हम क्यों नहीं कनेक्ट करते इसको जलालाबाद और काबुल के साथ, और हम क्यों नहीं कनेक्ट करते इसको कंधार के साथ, और कंधार के साथ फिर हम हेरात और ईरान के साथ कांटेक्ट करें, और सेंट्रल एशियंस के साथ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईरान ने अब अपने रेलवे कनेक्शंस बना लिए हैं अफगानिस्तान के शुमाली शहरों के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी जरूरी है, हमारे से जब मैं हमारे कहता हूं तो हम दोनों ममालिक को ये सोचना होगा कि हमारा जो सर्वाइवल है वो कॉमन इकोनॉमी में है, कॉमन सोसाइटी में है। हमने देखा, आपने यूरोप में देखा कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान कितनी शदीद मुखालफतें रहीं, लेकिन फिर फाइनली वो एक कॉमन इकोनॉमी पे आए। तो हमारा भी जो सोल्यूशन पाकिस्तान अफगानिस्तान का आके फाइनली होगा, वो आज हो या वो अब से कुछ अरसा बाद हो या ज्यादा अरसा बाद हो, वो कॉमन इकोनॉमी पे आकर होगा। कॉमन इकोनॉमी के बगैर हमारी दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ शिकायतें रहेंगी, टेंशन रहेंगी। अच्छा सर, कॉमन इकोनॉमी और ये ख्वाब तो बिल्कुल, इसमें इसके जो इम्कानात हैं ये बहुत शानदार हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि वहाँ पर एक आइडियोलॉग, एक नज़रियाती हुकूमत है जिसका एक नज़रिया है, उसने जंग जीती है अपने तई एक सुपर पावर के खिलाफ। और अब देखिए, ये हम इस बात से कैसे आंख चुराएं कि अब वो उनका ही एक ग्रुप, टीटीपी उन्हीं का एक ग्रुप है जो उनके साथ मिल के 20 साल लड़ता रहा है। अब वो वही सिस्टम पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं, और ये वो कुछ छुपा कर नहीं कर रहे, ये वो खुलेआम कर रहे हैं। लेटर पैड्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और सैकड़ों के हिसाब से उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, और वो उनके चैनल्स हैं जहाँ से रोज़ ये बात कहते हैं। और अगर उनको वो नहीं रोक रहा, अगर अफगान तालिबान उसको नहीं रोक रहे, तो हम ये कैसे पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करें कि वो उसको अफगानिस्तान को एक सॉवरन स्टेट की तरह, अफगान तालिबान को एक सॉवरन स्टेट के लीडर्स की तरह उनसे एक एक डिमांड करके और एक मुस्बत जवाब की तवक्को रखें। जो बात आप कह रहे हैं वो तो इस सूरत में पॉसिबल है कि जब उनका ना सिर्फ अपनी पूरे रीजन में उनका कंट्रोल हो, बल्कि वो वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको कम से कम रोकने की सलाहियत रखते हो, या उनके खिलाफ ऑपरेशन की सलाहियत रखते हो, या एटलीस्ट विल ही रखते हो। जबकि आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो ये इसकी विल भी नहीं रखते और इसकी ताकत भी नहीं रखते। देखिए, यहाँ मेरा ख्याल है ये बहुत अहम पॉइंट, नुक्ता उठाया है आपने, क्योंकि ये सवाल होता है और ये इसका पाकिस्तान के पास अमूमन कोई जवाब भी हम लोगों के पास नहीं होता कि अगर अफगान हुकूमत की तरफ से ऐसी रविश इख्तियार की जा रही है तो पाकिस्तान फिर अपनी सिक्योरिटी कंपल्शंस को, कंसिडरेशन को किस तरह नज़रअंदाज करते हुए एक अच्छी रिलेशनशिप की बात कर सकता है। यहाँ पे आती है मेरा ख्याल आपकी जो स्ट्रेटेजिक नीड है ना, पाकिस्तान की एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक नीड है, स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, और वो ये है कि हमारे एक तरफ हमारे मशरिक में हमारा 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, और हमारी एक ख़ास रिलेशनशिप है उनके साथ जो कि शुरू से ही एक दुश्मनी के ऊपर बेस्ड है, और कभी भी उसमें कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो सकी कि, और इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पे हमारे ख़िलाफ़ एक ऐसा रवैया रखा जाता है एग्रेशन वाला और नुकसान देने वाला। तो हमारी एक रिलेशनशिप तो इधर है। दूसरी, हमारा ये बॉर्डर जो दूसरी साइड पे है ये भी कोई 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, और यहाँ पे हमारी चूँकि इंडिया के और अफगानिस्तान का भी आपस में हमेशा से इंटरेक्शन रहा है, तो जब कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो उसका बेनिफिट जो है स्ट्रेटेजिकली इंडिया को होता है, क्योंकि फिर वो अफगान हुकूमत जो भी हो वहाँ पे, आजकल की अफगान तालिबान हुकूमत है ये भी, लेकिन पहले भी हमने देखा है वो फिर इंडिया के करीब हो जाती हैं। और इंडिया ने जैसे 2001 से लेकर 2021 तक जो यूएस और नेटो की फौजें वहाँ पे मौजूद थी, तो इंडिया ने इस बॉर्डर रीजन में अफगानिस्तान साइड पे बहुत इन्वेस्ट किया
एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स में, एंटी स्टेट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में, ये टीटीपी, बीएलए और दीगर ग्रुप्स में। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अफगान तालिबान की लिमिटेशंस आपने सही बताई कि अफगान तालिबान का उस तरह से स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है जिस तरह दीगर स्टेट्स हैं। अफगान तालिबान के नजरियाती रवाबित जो हैं वो टीटीपी के साथ ढके छुपे नहीं हैं, और वहां पे टीटीपी के वो कमांडर्स भी मौजूद है। मैं तो वहीं मौजूद था जब 2022 में जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था पाकिस्तान के ऑफिशियल और टीटीपी के कमांडर्स के दरमियान। अफगान तालिबान के कहने पे उन्होंने ही फैसिलिटेट किया था। तो ये नूर वली महसूद और दीगर कमांडर वहां पे मौजूद थे। तो इससे अफगान तालिबान की हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती, इसे नहीं कर सकती। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि लार्जर, अगर लॉन्गर टर्म अगर आप पॉलिसी देखें इन ग्रुपों पे काबू पाने के लिए, टेररिज्म पे काबू पाने के लिए, तो हमें अफगान तालिबान की हुकूमत या जो भी हुकूमत काबुल में होगी उसके साथ कोऑपरेशन चाहिए होगा। अगर हमारा एक किसी वजह से मिलिट्री एस्केलेशन जारी रहती है जिस तरह की अभी सूरत हाल हुई पिछले चंद हफ्तों में, और ये आगे चल के और खराब होते हैं हालात, तो उसका फायदा फिर हमें नहीं होगा, हमें भी नुकसान होगा, अफगानिस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन उसका फायदा होगा हमारा जो एडवर्सरी है भारत, उसको उसका फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को अब हमें अफगान तालिबान के साथ, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि अफगान तालिबान की हुकूमत को किसी न किसी किस्म के जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे आना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, ताकि ये फैसले हो सके कि ये पाकिस्तान के अंदर अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है तो पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस शेयर करता है कि वहाँ ये फलाना ग्रुप खोस्त में मौजूद है या फलाना ग्रुप फलाने एरिया में मौजूद है, तो उसके ऊपर अफगान जो तालिबान की हुकूमत, जो उनके इदारे हैं, वो एक्शन लें। और इस कॉपरेशन की गुंजाइश मौजूद है। जब भी अफगान तालिबान से बात होती है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं। उनके थोड़े से इश्यूज कैपेसिटी के हैं और थोड़े से इश्यूज जो आपने खुद भी मेंशन किया कि विल के हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर रेडिकल्स भी हैं, उनके अंदर मॉडरेट्स भी हैं। उनके अभी 4 साल ही हुए हैं उन्हें एक इक़्तिदार से संभाले हुए, तो अभी कई एरियाज में उन्होंने अपने काम करना है। अभी उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, अभी तो वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव तालिबान हुकूमत के तौर पे चल रहे हैं। तो ये वाले इश्यूज हैं, लेकिन इनके बावजूद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक नीड है उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होगी तो फिर हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको फ़ायदा उठाने का बहुत मौका मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ऐसे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिनके गुड ऑफिसेस को यूज़ करके आप अफगानिस्तान के साथ या ट्राइबल लिंक्स को, ट्राइबल एरियाज में बहुत से ऐसे फिगर्स मौजूद हैं जो इन हालात को नॉर्मलाइज करने में मदद कर सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी, अपने ऊपर अटैक्स को हल्का नहीं लेना चाहिए, और उनके साथ इस मामले को बड़ी सीरियसली भी उठाना चाहिए, बहुत सख्ती से भी उठाना चाहिए। लेकिन हमें एक दूसरी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि और आपने देखा कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो इख्तलाफात जो हैं उनके अफगानिस्तान के और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, या अफगानिस्तान के और चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और कुछ हद तक ईरान, उन्होंने बड़ा अफगानिस्तान के साथ, हालांकि उनके तो बहुत ज़्यादा, उनके तो एथनिक डिफरेंसेस भी बहुत हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत हैं, लेकिन उन्होंने एक रिलेशनशिप को इस तरह मैनेज किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशंस स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, डिस्पाइट अगर उनके आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ चैलेंजेस ज़रा ज़्यादा हैं टेररिज्म की वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इनको हमें भी, और जब मैं हमें कहता हूँ तो हमारा मतलब है कि हम दोनों साइडों को, क्योंकि अफगान तालिबान, ज़्यादातर अफगान्स जो भी अफगानिस्तान में हुकूमत हो, मैं वहाँ अफगानिस्तान में 6 साल मैंने एज डिप्लोमेट काम किया है, इसके अलावा दीगर पोस्टों पे भी अफगानिस्तान से डील करता रहा हूँ। ज़्यादातर अफगान पाकिस्तान के साथ उनके इतने गहरे ताल्लुकात हैं, या वो पढ़े हैं यहाँ पे, या वो बिजनेस करते रहे हैं यहाँ पे, या तो पाकिस्तान के लेवरेजेस बहुत ज़्यादा हैं दीगर ममालिक की निस्बत। इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान के लेवरेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और इन लेवरेजेस को हम स्किलफुली यूज़ करें तो हमारे रिलेशंस बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि देखना चाहिए कि किस तरह
डेफिनेटली ये एक इस पे नेशनल लेवल पे एक मेरा ख्याल पॉलिसी डिबेट भी होनी चाहिए, ताकि एक एक डिसीजन करे पाकिस्तान के अगले 5 साल में किस तरह की अफगानिस्तान के साथ अप्रोच रखनी है, उससे अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, ताकि एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी बने। और वही जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट की तरफ आए, ना कि हम कभी कह रहे हो कि हमें अफगान तालिबान से रिलेशन अच्छे करने हैं, फिर हम कभी कह रहे हो कि नहीं अब हमें तालिबान के खिलाफ किसी और को सपोर्ट करना है। तो इस साइकिल से निकलने की जरूरत है। ये साइकिल आया था जब अफगान जिहाद शुरू हुआ था, वो आया था जो यहाँ पे बैरूनी मुदाखलत की वजह से वो साइकिल आया था। अब हम वो साइकिल खत्म हुआ है, तो हमें भी उस साइकिल से निकलने की जरूरत है। अच्छा सर, इसको अगर मैं एक और एंगल से इसको देखूं, तो पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों की सबसे बड़ी एक पॉपुलेशन आबाद है, और जी पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी वहाँ की 60% से ऊपर पॉपुलेशन है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ साथ, और 40% से ऊपर पश्तून है। तो पाकिस्तान के जी पास 70 से जब यहाँ पर रेवोल्यूशन आया, इनकलाब, ये लोग एक दूसरे का तख्ता उलट के लेके आए, उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। आप हिस्ट्री जानते हैं उस जी 70s में। उस वक्त से पाकिस्तान के लिए नेचुरली पॉसिबल ही ये था कि आप पश्तून जो भी वहां पर हैं आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बॉर्डर की तरफ भी वही है और बॉर्डर के पार भी वही है। कोई भी मुल्क हमारी जगह भी होता तो यही करता। उसके लिए आसान ये था, पॉसिबल ये था, मुमकिन ये था। पाकिस्तान ने उसको किया, और उसके बाद से आज तक, 79 से लेके आज तक, अभी चंद दिन पहले तक, पाकिस्तान ने एक भी एंटी पश्तून या एंटी तालिबान, आप उसको अगर अगर कहना चाहें, उनके खिलाफ किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया। बल्कि जी इवन पूरी दुनिया की मुखालफत लेकर और अपना फाइनेंशियल लॉस करके 4 मिलियन अफगानों को भी यहाँ पर अब रखा, इनकी मदद की, इनके वापस आने में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है। जी पाकिस्तान ने तो इनके खिलाफ किसी ग्रुप को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रुप को अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं मुसलसल एक्टिवली, यानी उनके लीडर्स मौजूद हैं इनके यहाँ, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो फंड्स जमा कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। आपको पता है ना कि 9/11 को भी सारा जी इल्ज़ाम यही है ना, कि एक जगह पर बैठ के प्लानिंग हुई है, और ऐसे सेफ हेवन नहीं होने चाहिए जहाँ बैठ के प्लानिंग हो सके। तो वो सब तो हो रहा है। तो पाकिस्तान ने तो आज तक जिस चीज़ की आप बात बात कर रहे हैं, जो आज अफगानिस्तान में हुकूमत में है, 50 साल से इस एथनिक ग्रुप के खिलाफ पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट ही किया है। और जी मैं जिस भी अफगान से पाकिस्तान में मिला हूँ, 90% उसमें पाकिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। हालांकि वो 2 3 4 दहाइयों से यहाँ यहाँ पर रहते, जी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज तक पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को कबूल करने के लिए उनका आम एक अफगान तालिबान भी तैयार नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि हमें कुछ मेजर्स लेने लेने चाहिए, तो हम इसके अलावा क्या मेजर्स लें कि हम एक तो उनके खिलाफ किसी को सपोर्ट ना करें, एक इनको अपने यहाँ जगह दें, इससे ज्यादा क्या करें? नहीं, ये तो मैय्यज देखें, ये तो इस मैय्यज की तो तमाम अफगान हमेशा तारीफ करते रहे हैं और दुनिया भी तारीफ करती रही है। जो सबसे बड़ा रेफ्यूजी लोड पाकिस्तान में मौजूद रहा, 4 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज, और वो रेफ्यूजीज इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत गहरे पीपल टू पीपल ताल्लुकात थे। इसलिए सबसे बड़ी तादाद रेफ्यूजीज की और सबसे बड़ी तादाद मौजूद भी इसी एरिया में थी। इसी जो जंगें जो हुई हैं, जो अफगान जिहाद था, या बाद में यूएस और नेटो के खिलाफ भी जो तालिबान इंसर्जेंसी, अनफॉर्चुनेटली ये सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन में ही ये सारी जंग हुई है ना, और आपको आज उसी के असरात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, क्योंकि आप जब ये कुछ सर्कल्स वहां पे जब बात करते हैं ड्यूरेंट लाइन की, या कि ये बॉर्डर नहीं है, तो ये इसको पाकिस्तान तो हमेशा से इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है। लेकिन तो इस अफगान नहीं बॉर्डर मानते। नहीं, तमाम अफगान नहीं है ना। सर 90% देखें, मैं जिससे भी यहाँ हमारे यहाँ जो रहते हैं मिला हूँ, एक भी नहीं मानता। नहीं, लेकिन कभी भी अफगान स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे तो ये इशू नहीं उठाया। कभी कहीं कहीं कभी यूएन में या किसी जगह इस इशू को डिस्प्यूट नहीं बनाया। ये देखे ना, ये कई दफा एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं जो कुछ जगहों पे बन जाते हैं, जो उनकी मजबूरी बन जाते हैं। और वो वाकई हमें भी बुरा लगता है जब कोई अफगान ये बात करते हैं या डिस्प्यूट करते हैं ड्यूरेंट लाइन को, या पश्तूनिस्तान की बात होती है, या इस किस्म की कोई बात होती है। लेकिन ये मसले हैं नहीं ज्यादा गहरे, क्योंकि देखें
जो पश्तूनों की सबसे बड़ी तादाद भी पाकिस्तान में है। एग्जैक्टली। पश्तून, पाकिस्तान हैज मोर पश्तून्स देन अफगानिस्तान। तो एग्जैक्टली। वो पाकिस्तान के को ऐसा कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ नैरेटिव्स ऐसे जरूर हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ पब्लिक लेवल पे आपको ऐसे नैरेटिव्स नजर आते हैं जिसमें वो ड्यूरेंट लाइन के मामलात को रेक करने की कोशिश करते हैं, या जिसमें पश्तूनिस्तान या इस किस्म की बातें करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फिर एक पब्लिक लेवल पे एक नेगेटिविटी पैदा होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। ये नेगेटिविटी भी हल करने के लिए, इस नेगेटिविटी को भी डील करने के लिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर करीबी ताल्लुकात हों दोनों स्टेट्स के दरमियान, आपके सोशो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, आपके यहाँ सबसे ज्यादा अफगान पाकिस्तान में तालीम पाते हैं, उन्होंने तालीम ली है। और जब अफगानिस्तान में अगर आप विजिट करें किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी आप इदारे में चले जाएं, वहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो लोग पढ़े हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ये जो कनेक्शंस हैं दोनों मुल्कों के वो बहुत गहरे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि पॉलिटिक्स भी होती है, और इस पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं बहुत से लोग। यही ड्यूरेंट लाइन की पॉलिटिक्स, या पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव की पॉलिटिक्स है, या पाकिस्तान के इमेज को खराब करने की जो पॉलिटिक्स है, ये खास तौर पे पनपी है तकरीबन 2001 के बाद से। 2001 से पहले ऐसे हालात नहीं थे, चाहे अफगानिस्तान में जितनी मर्जी जंग और जिहाद था, लेकिन वो कभी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करते थे। हमेशा पाकिस्तान के एक्शंस जो मुहाजिरीन को सपोर्ट करने के, उनकी वो तारीफ करते थे। इसमें इजाफा हुआ है जब 2001 से लेकर 2021 तक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ऐसी हुई है जिसमें से का बहुत हिस्सा एंटी पाकिस्तान था, और जिसमें इंडिया ने बहुत रोल प्ले किया पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे इस किस्म के नैरेटिव्स को और इस किस्म के ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की जब तक हुकूमत है, उनके साथ हमें एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनके ज़रिए ही अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन के ज़रिए ही टीटीपी वाले मामले को हम हल कर सकते हैं। हमारा स्टैंड टीटीपी में बिल्कुल ठीक है कि टीटीपी हमें नुकसान पहुंचा रही है अफगानिस्तान से, और टीटीपी हमें अगर नुकसान पहुंचा रही है तो अफगान स्टेट को कुछ ना कुछ करना है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का मामला है, वो ये कह सकते थे कि ये पाकिस्तान का मामला है अगर कोई भी एक टीटीपी का कमांडर भी अफगान सॉइल पे ना होता। लेकिन अब चूंकि कुछ कमांडर्स अफगान सॉइल पे हैं, तो उनके फाइटर्स कुछ अफगान सॉइल पे हैं, और वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स भी होती हैं। मेरा ख्याल है कि अब देखें, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी भी जब ब्रेक इन कम्युनिकेशंस हुआ और वो तुर्की में थर्ड राउंड अभी तक पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका किसी जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे, लेकिन दोनों साइड्स एंगेज्ड हैं, और टर्की और कतर ये अभी तक इस कोशिश में हैं कि किसी तरह दोनों साइड्स के दरमियान एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म निकाल लिया जाए। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके ही अगर बैठ के और एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के ऊपर कोशिश करें सीरियस नेगोशिएशंस की, तो निकाल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी फाइनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं करनी है इस जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, और उनके लिए, लेकिन उनके लिए भी मेरा ख्याल है हमें देखना पड़ेगा कि जहां 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 हमें एज ए स्टेट अपने सिक्योरिटी अप्रोच को यूज करना पड़े, हम बिल्कुल करें। लेकिन फिर सिक्योरिटी अप्रोच से आगे जाके आपको फाइनली एंगेजमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो एंगेजमेंट के बगैर फिर रिलेशंस का हल करना मुश्किल है। और वो एंगेजमेंट मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेस्टोर हो स्टेट टू स्टेट लेवल पे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, अफगानिस्तान भी एक रीजनेबली साइज्ड बड़ा कंट्री है। हम दोनों के मामला मुस्तकिल जंग की सूरत में या मुस्तकिल टेंशन की सूरत में नहीं रह सकते। इसका नुकसान तो हम दोनों को ही होगा, और इसका फायदा उनको होगा जो हमें लड़ाना चाहते हैं। तो मैं ये इस पॉइंट को सिर्फ एम्फेसाइज करूँ। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अमन की ख्वाहिश के अलावा हमारी भी कोई ख्वाहिश नहीं, और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की भी इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है। बात आ रही है उस कैपेसिटी और डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करने की जिसकी अक्सर सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है, जबकि कोई भी देर पा अमन या देर पा जंग किसी एक की नेक नीति या सिर्फ एक की गलती से नहीं जानी चाहिए।
पाकिस्तान की तरफ से अगर वहाँ पर कुछ अटैक हो रहे हों तो पाकिस्तान को उसके ऊपर मैं और आप मुझे यकीन है कि ज़रूर ब्लेम कर रहे होंगे, और हमने हिस्ट्री हमारी गवाह है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा तनकीद की है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि स्टेट टू स्टेट अब हमें इसको और इसको इसको कंटिन्यू करना चाहिए इस ताल्लुक को। अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि पाकिस्तान को क्या स्टेप लेने चाहिए कि अफ़गानिस्तान को हम पे ज़रा ज़रा ज़्यादा ट्रस्ट हो, अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान तालिबान को, वो क्या स्टेप होंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त जो है बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी तरह से अपने बायलैटरल चैनल्स को रिवाइव करें, तो तुर्की के अंदर जो टॉक्स हो रही हैं वो चलती रहें, और अल्लाह करे उनका रिजल्ट आए, और उस रिजल्ट के बाद जब दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल चैनल शुरू हों, तो जिस मैकेनिज्म को हम बनाने की बात कर रहे हैं, और वो मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से भी, मैकेनिज्म के बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जब एक ऐसा ग्रुप जो टीटीपी या बीएलए और जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में लगे हों, तो जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी बेस्ड मैकेनिज्म, तो उस थ्रेट को डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है वो मैकेनिज्म जब हो ना, जब जब जो भी मैकेनिज्म बने, उसमें बेसिकली तीन इश्यूज को आना जरूरी है। एक है सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के, कौन कौन सा ग्रुप वहां पे मौजूद है और किस तरह उनकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की सिक्योरिटी को हम मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके। दूसरा इशू है कि लोगों की मूवमेंट दोनों साइड्स पे, अगर आप पूरे 2600 किलोमीटर का बॉर्डर देखें तो 50 मिलियन लोग दोनों साइडों में बसते हैं। 5 करोड़, 5 करोड़ इज ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। ये दुनिया में कई मुल्क 5 करोड़ के नहीं होते हैं, ये एक इतना करोड़ के वो नहीं होते बड़ा सर। वास्ट रीजन है। और अगर वहां पे जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर में, वो 5 करोड़ से भी बस थोड़ा सा हाँ, ऊपर तो है। जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कितने, आप देखें कि हमारे 1 करोड़ भी मुकाबले नहीं में है। साइज की पॉपुलेशन है। तो इन लोगों को अगर इनके दरमियान एक बॉर्डर पे आने जाने की सहूलतें नहीं मौजूद होंगी आने जाने के लिए, और होनी डॉक्यूमेंटेड चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आए, बेशक वो कोई डॉक्यूमेंट है उनका या कोई वीजा, पासपोर्ट और वीजा का सिस्टम हो, लेकिन इसको दोनों मुल्कों को मिलके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और तीसरा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के लिए सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। मुझे याद है जब हम हामिद कारजई साहब से और अशरफ गनी साहब से बात किया करते थे, वो ये कहते थे कि कराची अफगानिस्तान के लिए सबसे प्रेफर्ड पोर्ट है। और जब ये मुल्ला बरादर साहब, जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई थी, और इनके जो वजीर आजम मुल्ला हसन अखुंद, वो भी यही कहते थे कि कराची अफगानिस्तान के लिए सबसे प्रेफर्ड पोर्ट है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर, ये चाहे वो जितना मर्जी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव किसी वक्त भी चल रहा हो, सबसे प्रेफर्ड पोर्ट जो है नेचुरली अफगानिस्तान के लिए कराची है। तो इसलिए दोनों मुल्कों को किसी ट्रेड डील पे भी आना पड़ेगा। आपको पता है, आपने देखा है कि अमेरिका इतनी बड़ी पावर होते हुए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स निगोशिएट कर रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी एक ऐसी ट्रेड डील पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, या अफगानिस्तान को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो ट्रेड डी, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी ट्रेड हो रही हो तो 10 से 20 बिलियन डॉलर का की इकोनॉमी आप एनुअली आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों, तो ये तीन एरियाज अगर हम कंबाइन कर लेना। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं, मैं सिर्फ देखें ये मुश्किलात को भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत इस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं है। हम्म। अच्छा, और तो रिकॉग्नाइज ना होते हुए बैंकिंग चैनल्स नहीं काम कर रहे वहां पे, कि डील्स कैश में करनी पड़ती हैं। आप बैंक के जरिए बाहर से ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, या अफगानिस्तान से बाहर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। फिर एक जियो पोलिटिकल टेंशन दुनिया में चल रही हैं, यूएस चाइना की राइवलरी की वजह से बड़ी पावर्स वहां अपनी अपनी स्पेस को गार्ड करने की कोशिश कर रही हैं। जब तक दोनों ममालिक जो है ना, उनकी इकोनॉमी को हम लिंक नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त तक दोनों ममालिक में प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये मैकेनिज्म जो है, इसको में तीन चीजों का होना, सिक्योरिटी सबसे पहले, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, लोगों की मूवमेंट, क्योंकि दोनों तरफ एक ही तरह के ट्राइब्स बसते हैं, अगर वो उनकी मूवमेंट नहीं नॉर्मल होगी तो इश्यूज रहेंगे। और तीसरा इकोनॉमी। अब मैं आपको एक ये बात बताऊं कि ये इस तरह की सिचुएशन या इससे मिलती जुलती, इतनी सीरियस नहीं थी। 2015, 16, 17, 18 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मैकेनिज्म नेगोशिएट कर रहे थे, पिछली हुकूमत थी,
और उस मैकेनिज्म, और मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अफगान डिवीजन को हेड कर रहा था, तो मैं उस नेगोशिएशंस में बहुत इन्वॉल्व रहा थ्रू आउट। उसमें फाइनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सक्सेसफुली एक मैकेनिज्म निगोशिएट कर लिया था। हालांकि ट्रस्ट डेफिसिट उस वक्त भी बहुत ज्यादा था। अशरफ गनी साहब की हुकूमत और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि सारी तालिबान की इंसर्जेंसी आपके यहाँ से हो रही है। और उस सब डिस्ट्रस्ट के बावजूद इकट्ठे बैठे ऑफिशियल्स, उन्होंने तमाम इश्यूज को डिस्कस किया और फाइनली दे रीच्ड दे एग्रीड ऑन अ मैकेनिज्म, जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो वो एक, उसमें तमाम इश्यूज थे, उसमें 4-5 इश्यूज थे, रेफ्यूजीज का इश्यूज भी था। तो इस तरह का एक अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म निगोशिएट कर लें बायलैटरली दोनों ममालिक, जिसमें रेफ्यूजीज की रिटर्न का मामला भी तय किया जा सकता है कि देखें पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज को मुस्तकिल बुनियादों पे तो नहीं एक्सेप्ट किया था। ये तो रेफ्यूजीज का मामला था कि वो यहाँ रहेंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे चले जाएंगे। लेकिन उनके रिटर्न को जरा हम कुछ सालों पे रख सकते हैं कि हम फर्ज करें 3 साल का एक प्लान बना लें या 4 साल का एक प्लान बना लें, और हर साल अगर हम 5-5 लाख रेफ्यूजीज वापस करते रहे तो 2 मिलियन चले जाते हैं। तो इसमें जरा थोड़ी सी दुनिया के आगे भी हमारी रिलेशनशिप की एक डिग्निटी बढ़ेगी, और हमारे आपस में भी जरा थोड़ा सा ये नहीं होगा। बहुत से रेफ्यूजीज जो हैं यहाँ पे बहुत सेटल हुए हुए हैं और उनके एसेट्स भी हैं यहाँ पे, वो एकदम उनके लिए उधर शिफ्ट होना एक पर्सनल या ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है हमें इस तरह की अप्रोच पे, जब मैं अगेन बार बार आपको कहूंगा, जब मैं हम कहता हूं तो हम दोनों हैं, अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ इट। अफगानिस्तान को भी उतना ही रिस्पॉन्स दिखाना है जो हम चाह रहे हैं उनसे। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि अशरफ गनी की हुकूमत से आपने भी डायलॉग किया, उस वक्त आप थे वहाँ। उनको तो शिकायत थी कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब तो तालिबान की हुकूमत है जिसके लिए इंतजाम था, अब इनको क्या शिकायत है? नहीं देखें, इनको वही बात है ना कि जो स्टेट टू स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रस्ट आ जाता है ना, जो भी ग्रुप, बेसिक शिकायत क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ग्रुप, अफगान मुजाहिदीन थे मसलन, अफगान मुजाहिदीन जो जिहाद लड़ रहे थे, 10-11 या 7 जो ग्रुप थे अफगान मुजाहिदीन के, वो सारा पाकिस्तान की सपोर्ट, यूएस की सपोर्ट थी और पाकिस्तान की सपोर्ट से जिहाद लड़ रहे थे। लेकिन जब वो हुकूमत में आए थे तो वो उन्होंने एंटी पाकिस्तान स्टैंड अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। वजह वही है कि दोनों मुल्कों की स्टेट में जब जो भी ग्रुप, ये अफगान तालिबान की लेटेस्ट मिसाल आपने बिल्कुल सही दी है कि ये जैसे ही अफगान हुकूमत में आए तो इनको पाकिस्तान से शिकायतें पैदा होना शुरू हो गई। तो वो एक्चुअली बेसिकली शिकायतें, आप ये देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान डिस्ट्रस्ट है, और अफगानिस्तान में गालिबन स्टेट के फंक्शनरीज ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हमारी इस वक्त जेन्युइन कंसर्न ये है कि हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कंट्रोल उस तरह से हुकूमत का नहीं है, और जो टीटीपी है उसके चूंकि अफगान तालिबान के साथ रवाबित हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। बीएलए को भी कुछ लोग फंड करने में नुकसान पहुंचा रही है। अब इस गैप को तो फिल करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ना। ये दोनों साइडों की परसेप्शंस फर्क हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आप लेकिन सर, अफगान तालिबान को मैंने बड़ा सीरियसली समझने की कोशिश की है कि हमारा एक्शन ऐसा कौन सा है। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अफगान 90% पाकिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते, तो आपने कहा कि यार बात है, लेकिन वो उसकी वजह से तो कोई मामला भी खराब करते हैं। तो एक परसेप्शन होना कि पाकिस्तान डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो तो एक चीज़ है। लेकिन अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान ने क्या ऐसा स्टेप किया है जिससे उनको ये लगे कि पाकिस्तान उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं किया। पाकिस्तान ने तो बहुत, मैं उनको वहीं पे था जब पाकिस्तान ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो शुरू से गुज़िश्ता 4 सालों में 2021 में जब उन्होंने टेक ओवर किया था, पाकिस्तान की पहले दिन से पाकिस्तान की उनसे डिमांड रही है, पाकिस्तान ने उन पर हर तरह का प्रेशर डाला है कि आप टीटीपी को किसी तरह से हैंडल करें, टीटीपी हमें नुकसान पहुंचा रही है। बेसिक इशू जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त, या पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात को ख़त्म या ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का बायस है, वो टीटीपी का वो रवैया है। टीटीपी के साथ पहले उन्होंने कहा कि जी आप बातचीत करें, तो
चूंकि ये पाकिस्तानी ग्रुप है, आप इससे बातचीत करें। उनके कहने पे मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी जो उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे, अब भी हैं, उनके फैसिलिटेशन के जरिए वो टॉक्स हुई। अब टीटीपी ने कुछ ऐसी पोजीशंस अडॉप्ट की हुई थी टॉक्स में जो कि पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। अभी भी टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की के अंडरस्टैंडिंग पे उसका आना बहुत मुश्किल है। और टीटीपी चूंकि अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में कामयाबी और जीत से टीटीपी को भी एक एम्युनेशन मिला है कि जी वो भी, चूंकि उनकी भी डिमांड एक शरी अपनी जो उनकी शरिया जिस तरह के वो शरिया समझते हैं उसको निफाज करने की है, तो ये थ्रेट्स हैं। चूंकि ये इस मामले पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान या अफगान स्टेट, मैं फिर अगेन अफगान तालिबान नहीं कहना चाहता ना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अफगान स्टेट हैं अब वो, तो अफगान स्टेट और पाकिस्तान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, क्योंकि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान के बहुत क्लोज रवाबित हैं। जैसे ही अफगान तालिबान हुकूमत में आए थे, उन्होंने, उनके कमांडर ने बैत कर ली थी मुल्ला हिब्बतुल्लाह के ऊपर। अच्छा सर, तो मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मेरे ख्याल हमारी ऑडियंस भी इसको बहुत अच्छी तरह समझ रही है। मैं रियलिस्टिकली समझना चाहता हूँ कि जैसे अचकजई साहब भी कई बातें यहाँ पर बैठ कर करते हैं कि पाकिस्तान अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहता है, वो उस तरफ से भी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक है बात करना, एक है प्रैक्टिकल स्टेप। पिछले 5 साल में 2021 से 2025 तक, जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है 15 अगस्त के बाद से, प्रैक्टिकली पाकिस्तान से अफगान तालिबान को कौन सी इतनी बड़ी शिकायत है कि वो टीटीपी जैसी जमात को मुसलसल सपोर्ट करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है, पाकिस्तान से हमें पाकिस्तान से उनकी शिकायत उनके एंगल से क्या है? मैं आपके एंगल से बात समझ रहा हूँ और हमारी ऑडियंस भी आपकी बात समझ रही है। मैं आपको एज ए इन्फॉर्म्ड पर्सन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अफगान तालिबान के पास कंक्रीट शिकायत क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? टीटीपी जैसी जमात के खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए, मैंने, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं आइडियोलॉजिकली टीटीपी के साथ। दोनों ने, टीटीपी जब 2006-07 में टीटीपी बनी थी, टीटीपी ने अफगान तालिबान की स्ट्रगल को हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया है, सपोर्ट किया है। टीटीपी के जो कमांडर्स हैं, फाइटर्स हैं, वो उन्हीं मदरसों से एजुकेट हुए हैं, उन्हीं मदरसों से तरबियत ली है, चाहे वो अस्करी तरबियत हो, चाहे वो दीनी तरबियत हो, जिनमें अफगान तालिबान के लोगों ने तरबियत ली है। तो उन आपस में अज़वाजी ताल्लुकात भी, शादियां भी हुई हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तो यहाँ पे दो चैलेंजेस अफगान तालिबान के लिए आ जाते हैं जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को उनके खराब कर रहे हैं। एक ये कि उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि वहाँ अफगान तालिबान की क़यादत शुरू से ही समझती है कि अगर वो टीटीपी के खिलाफ किसी ऐसी एक्शन में जाएंगे, स्टेट लेवल पे उनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, तो अफगानिस्तान में फिर दीगर ग्रुप भी मौजूद हैं, जैसे दाइश है, अलकायदा है और दीगर, और ETIM वगैरह भी हैं। तो ये ग्रुप्स जो फिर लेटरली अगर दूसरी तरफ मूव करते हैं इनके फाइटर्स, तो अफगान तालिबान, आज तो अफगान तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान पे बहुत बेहतर, लेकिन अफगानिस्तान में कंट्रोल लूज होते हुए भी टाइम नहीं लगता। तो उनको ये बड़ा सीरियस खदशा है कि ये उनके लिए बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा कि अगर वो टीटीपी को के साथ बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करते हुए उनके खिलाफ किसी किस्म के एक्शन में जाएं। और दूसरी जो है वो टेक्निकली जो कैपेसिटी जो है अफगान तालिबान की इतनी नहीं है कि वो कोई एक्शन मिलिट्री का ले सकें और इसकी बड़ा एक्शन ले सकें, क्लीन कर सकें अपने सारे एरिया को। और फिर उसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल रवाबित हैं उसकी वजह से भी वो, उन्होंने, आपने देखा था कि जब उसामा बिन लादेन को भी उन्होंने कत्ल नहीं किया था। सर पाकिस्तान से तो फिर उनकी जेन्युइन शिकायत कोई ना हुई, अफगान पाकिस्तान से कोई भी ना हुई। हाँ, पाकिस्तान देखें, इस वक्त इशू ये है कि क्या वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को प्रायोरिटी दें या वो टीटीपी के साथ अपने जो उनका बॉन्ड है, जो उनका रिलेशन है, उसको प्रायोरिटी दें। मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेजुअली पाकिस्तान, अगर उनके साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा होता है, स्ट्रेंथ आती है, तो उससे टीटीपी के ताल्लुकात उनके साथ मार्जिनलाइज होंगे। टीटीपी के और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान
अफगान तालिबान के ताल्लुकात किसी वजह से भी, जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं बिल्कुल बजा हैं वो पॉइंट्स, किसी वजह से भी, इन पॉइंट्स की वजह से भी अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अफगान तालिबान के साथ डिटेरियोरेशन रहती है, तो फिर जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं वो इन्हीं ग्रुप्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहां पे अफगान तालिबान के रवाबित टीटीपी के साथ उनको मजीद फरोग देंगे, और उससे हमारी रिलेशनशिप जो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एक नीड है। पाकिस्तान को वैसे भी टू फ्रंटल सिचुएशन सूट नहीं करती। देखें, एक तरफ हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर 3000 किलोमीटर का, उसमें हमारा एक जेन्युइनली हॉट बॉर्डर है। हमारा दूसरा बॉर्डर जो है उस पर हमें किसी ना किसी तरह अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात को ऐसी नहज पे रखना है। हाँ, अगर वो अफगान तालिबान बिल्कुल ही फर्ज करें डिफाइंस पे रहते हैं तो फिर तो एक मजबूरी हो जाती है। सिक्योरिटी के मैय्यज हर स्टेट को राइट होता है अपनी सिक्योरिटी के लिए जंग पे भी जाने का, उसके लिए हर तरह की अस्करी कुव्वत को इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात, अफगान हुकूमत के ताल्लुकात इस तरह के हों, इतने स्ट्रांग हों कि उनको ये सोचना पड़ जाए कि उनकी डिपेंडेंस पाकिस्तान पे इतनी है कि वो टीटीपी को फिर पाकिस्तान के मुकाबले में प्रेफरेंस ना दे सकें, वो वाली सिचुएशन पे मैं लाने की बात कर रहा हूँ ताल्लुकात को। इसमें मुश्किलात बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे तो आपको इसमें लॉजिक महसूस होगा। एक सर हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन एक सोचते हैं कि पाकिस्तान ने मैक्सिमम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ, बगैर जंग की अफ़गान तालिबान की कैपेसिटी बिल्ड करना स्टार्ट की, उनसे हेल्प करना उनकी स्टार्ट की, और टीटीपी के हमले भी साथ साथ बर्दाश्त करता रहा कि आखिरकार अफ़गान तालिबान इस काबिल हो जाएं कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। तो इनके नज़रियात, इनके फैमिली रिलेशंस और इनकी हम आहंगी और इनकी हिस्ट्री और अफ़गान अफ़गान तालिबान की, अफ़गानिस्तान की रवायात दे को अगर आप सामने रखें तो आपको लगता है कि कोई वक्त भी ऐसा आ सकता है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लें, इनको गिरफ़्तार करें या इनको रोकें, या इनको कहें कि अपनी वो आइडियोलॉजी छोड़ दो जिसके साथ तुमने हमारे साथ मिलकर सारी जंग लड़ी है। ये क्या आपको लगता है कभी पॉसिबल होगा? ये आ सकता है, बिल्कुल ये आ सकता है, लेकिन इस पे आपको ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ेगा। टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में तो उनकी एक तादाद, एक फिक्स नंबर मौजूद है ना, लेकिन टीटीपी के हमारे लिए चैलेंज ये है कि टीटीपी बॉर्डर के इस तरफ भी तो मौजूद है ना। बॉर्डर के इस तरफ भी उनके स्लीपर सेल्स, उनके मुख्तलिफ पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट मौजूद हैं, नेटवर्क्स मौजूद हैं। और हमें जो इस वक्त जो चैलेंज नजर आ रहा है पाकिस्तानी स्टेट को, जो टीटीपी की तरफ से अटैक होते हैं, वो उसमें यह है कि चूंकि उनकी यहाँ पे भी मौजूद हैं उनके एसेट्स, उनके सपोर्ट नेटवर्क्स, फिर जब जरूरत पड़ती है उनको वहां से भी उनको मदद मिल जाती है। तो हम इस वक्त एक डुअल थ्रेट की सिचुएशन में है ना, तो हमें इस सिचुएशन से निकलना है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें कंबाइन करना पड़ेगा दोनों पॉलिसीज को, कि पाकिस्तान के अंदर जो हम एंटी टीटीपी अप्रोच अपना रहे हैं उसके वो किस किस्म की अप्रोच है, उसमें कितनी हमें कामयाबी हो रही है, और जो जो हमें उसमें कामयाबी होती जाएगी, मेरा ख्याल है कि उधर से जो मदद का एलिमेंट है वो फिर कम होता जाएगा, उसको हमें डील करना आसान हो जाएगा। और अगर हमारे साइमल्टेनियसली अफगान हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो फिर हम अफगान हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते हैं। अगर अफगान हुकूमत के, अफगानिस्तान के बतौर कंट्री, पाकिस्तान के अंदर इतने स्टेक्स हैं कि उनकी ट्रेड भी इधर से हो रही है, उनके लोगों का आना भी इधर जरूरी है, तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो टीटीपी को किस हद तक आइडियोलॉजिकल रवाबित के बावजूद किस हद तक सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि आसान सिचुएशन नहीं है, कि आपके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं, आपके यहाँ आए दिन शहादतें भी हो रही हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की भी, सिविलियंस की भी, और फिर साथ ही आपने एक रिलेशनशिप को भी अपने मैनेज करना है अफगानिस्तान के साथ। तो इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकलने के लिए फिर आपको उतनी ही स्मार्ट अप्रोचेस की भी जरूरत होती है ना, वो ताकि आप उसको थ्रेट्स को ओवरकम कर सकें और उसमें से अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप बढ़ सकें। स्मार्ट ऑप्शन से आपकी मुराद यकीनन यही थी कि पाकिस्तान अपने अंदर जो है टीटीपी का मेंस
उससे भी जंग करे और साथ साथ जी अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात को इस हद तक अच्छा करने की कोशिश करता रहे कि वो एक दिन आपके साथ ताउन पर मजबूर हो, क्योंकि कोई स्टेट भी बहरहाल ये तो अफोर्ड करना एक हमाकत है कि वो टीटीपी की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक 25 करोड़ के मुल्क से जंग मोल लेने पर तैयार हो जाए। देखें ना, 1 अरब से ऊपर 1 अरब डॉलर से ऊपर की ट्रेड उन्होंने दांव पर लगा दी टीटीपी की जी हमारे। इसी बिल्कुल। तरह उसामा बिन लादेन के लिए उन्होंने अपना पूरा मुल्क तबाह करवा दिया, लेकिन उसामा बिन लादेन और अलकायदा की हमायत ख़त्म नहीं की। अच्छा सर, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें। आप ऐनी शाहिद हैं जब जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर गए और अफ़गान तालिबान टेक ओवर वहाँ पर कर रहे थे, काबुल में आ रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे अवान सदर पे राइफल्स के साथ। तो क्या बात करने गए थे जनरल फैज़ हमीद वहाँ, क्या बात हुई और किस मकसद के लिए गए थे? देखिए, जब जनरल फैज हमीद वहां आए थे तो ये कोई 3 या 4 सितंबर की बात थी। अफगानिस्तान में अभी अफगान तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया था, कोई 2, 2, 2, 2.5, 3 हफ्ते हो गए थे उन्हें टेक ओवर किए हुए, लेकिन अभी उनकी हुकूमत नहीं बनी थी। हम्म। तो ऐवान सदर में नहीं हमारी मुलाकात हुई थी। हमारी मुलाकात अभी अफगान तालिबान की चूंकि हुकूमत नहीं बनी थी, तो अफगान तालिबान जो थे वो ज्यादातर बेस्ड थे, उनके लीडर्स इंटर कॉन्टिनेंटल होटल काबुल में। और वहीं पे हमारी मुला ब्रादर और उनके जो दीगर कमांडर्स थे उनके साथ मुलाकात वगैरह हुई थी। और एक्चुअली जो बातें आप आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बातें पाकिस्तान में चूंकि टेक ओवर होने से पहले काफी इस बात पे सोच विचार हो रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर चेंज होने जा रही है, पता नहीं किस किस्म की हुकूमत बनेगी। पहले तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि वहां पे एक तमाम ग्रुपों की मिल के हुकूमत आए, ताकि सिर्फ तालिबान की हुकूमत एक्सक्लूसिव हुकूमत ना हो, ताकि तमाम आगे मामला से डील करना आसान हो। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि तालिबान ने टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान के अंदर जो सोच विचार हो रही थी सिक्योरिटी सर्कल्स में भी, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, वो ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या बैकलैश आएगा। और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न टीटीपी और हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी ही था। और इसलिए उस मीटिंग में भी जो हमारी उनके साथ हुई थी, मुल्ला ब्रदर और उनके लोगों के साथ, उसमें यही बातचीत की गई थी कि पाकिस्तान को ये चैलेंजेस हैं और हमें हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत बनेगी, और वो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट फ्राहम करेगी इन डीलिंग विद ग्रुप्स लाइक टीटीपी। और इसके अलावा हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर अफगान तालिबान अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी पुराने रेजीम की, उसको डिसमेंड ना करें, बल्कि इसको चलने दें। उसमें कुछ जो भी चेंजेस करनी है उसके साथ, ताकि कंटिन्यूटी का एलिमेंट रहे, उनकी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद रहे। लेकिन फिर वो सारा कुछ उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव हुकूमत ही बनाई अपनी। और फिर वो सारा चीज, और इसी मीटिंग के बाद आपको याद होगा कि इसके चंद माह बाद फिर जनरल फैज हमीद जब कोर कमांडर पेशावर थे, तो उन्होंने ही फिर वो सिक्योरिटी जो टॉक्स थी, जब अफगान तालिबान के कहने पे टीटीपी के साथ जो हुई थी, तो वो टॉक्स भी काबुल में ही हुई थी। और उसमें भी उम्मीद ये थी कि किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स की बहुत एग्रेसिव पोजीशंस थी इन इशूज के बारे में, चाहे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के बारे में, चाहे असला रखने के बारे में, या ट्राइबल एरियाज के स्टेटस के बारे में। तो वो फिर प्रोसेस आगे नहीं चल सका, और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 सालों में हालात खराब ही होते गए। अच्छा सर, ये आपने कहा कि उनकी पोजीशन थी पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के बारे में, टीटीपी की बात कर रहे हैं ना आप? टीटीपी अच्छा, तो वो उनकी पोजीशन क्या थी और क्यों थी वो अफगानिस्तान टीटीपी में बैठकर हाँ, वो देखें पाकिस्तान के क्यों का फैसले तो, कैसे कर सकते हैं? हाँ देखें वो तो क्यों, वो पोजीशन जो है उससे पाकिस्तान बिल्कुल एग्री नहीं करता, हम उससे एग्री नहीं करते। वो पोजीशन ये थी कि, और शायद अफगानिस्तान में काफी लोग अभी भी समझते हो, ट्राइबल लोग, के जी ये जो ट्राइबल एरियाज का मर्जर था इन खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनली कर दिया था, वो इसको रिवर्स करना चाह रहे थे। ये उनकी वन ऑफ द डिमांड्स थी टीटीपी की, और क्यों? ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट। देखिए क्यों, तो मेरा ख्याल है वो चूंकि एक अपने पुराना जो एक निज़ाम चल रहा था वहाँ पे, कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम होता है, कुछ वजूहत होंगी। इस बात पे तो मैं तो उन टॉक्स में भी नहीं था, क्योंकि वो टॉक्स स्टेट टू स्टेट लेवल की टॉक्स नहीं थी, बल्कि सिक्योरिटी के पर्सनल टॉक्स वो कर रहे थे
क्योंकि टीटीपी के साथ पाकिस्तान ने कभी भी स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट में तो नहीं, स्टेट लेवल एंगेजमेंट में तो नहीं पाकिस्तान उनके साथ जा सकता। एक वो तो ग्रुप है जो टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर अफगान तालिबान है। से तो जब हो रहे थे उस वक्त मुज़ाकरात 2021 जी। अगस्त के बाद, तो उनमें अफगान तालिबान हमें कैसे रिस्पॉन्ड करते थे? क्या वो अफगान ये बात तालिबान मान रहे उसमें, थे? जी देखें, अफगान तालिबान ने जब भी जो भी मीटिंग्स हुई और जो भी हमारी बातचीत उस वक्त चल रही थी और बाद में भी चलती रही, अफगान तालिबान हमेशा ये कहते रहे कि वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमने इस प्रोग्राम में आपके डिस्कस भी किए, लेकिन वो जनरली सपोर्टिव रहे। लेकिन फिर वो चूंकि टेररिज्म 2022 के बाद इतना बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ता गया, और फिर आपने देखा कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स को भी टारगेट किया गया, तो वो फिर मेरा ख्याल है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एक तरह से। और फिर टॉक्स विद टीटीपी तो बिल्कुल ऑप्शन रही ही नहीं, लेकिन उससे फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के ताल्लुकात भी मुतासिर हुए। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान के से जो मैंने बातें की हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंप्रूव होने चाहिए, उसमें एक बुनियादी नुक्ता यही रहेगा कि अफगान तालिबान की तरफ से भी टीटीपी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन, और टीटीपी की एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके आइडियोलॉजिकल रवाबित एक बड़ा कंस्ट्रेंट है, तब भी उन्हें उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस मसले का हल ना निकला तो फिर ताल्लुकात को उस तरह से उस्तवार करना, जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि ये हमें इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों ममालिक को तवज्जो देनी चाहिए, और अफगान तालिबान को भी इस स्टेज पे एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे एग्री करना बहुत जरूरी है। उनके भी नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो अपने अवाम को ये मैसेज दें कि वो इस टेररिज्म की लानत से जान छुड़ाना चाहते हैं। सर, उनके गवर्नमेंट सर्कल में, उनके रजीम में कहीं ये सोच है कि हमें टीटीपी को पाकिस्तान की एक पूरी स्टेट से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए किसी भी तौर पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी जो है अफगानिस्तान की वो टीटीपी से मुंसलिक नहीं है। तो क्या उनके उनके यहाँ ये सोच है? अफगान तालिबान की जो अगर आप स्ट्रक्चर को भी देखें तो अफगान तालिबान के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आप देखें, एक उनकी जो डिसीजन मेकिंग का जो सेंटर है वो मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा जो उनके अमीर हैं वो हैं। उनके अगेंस्ट चंद एडवाइजर्स हैं जो बड़े हार्ड लाइनर रेडिकल एडवाइजर्स हैं। तो उन लोगों की पोजीशन जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक होती है। फिर उसके अलावा बहुत से वज़रा हैं जो उन्होंने ही नॉमिनेट किए हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं। उनमें कुछ वज़रा रेडिकल हैं, कुछ वज़रा मॉडरेट हैं। फिर इसी तरह ज्योग्राफिकली एक कंधारी ग्रुप है और एक हक्कानी ग्रुप है। जो कंधारी ग्रुप कंधार और साउथ के इलाकों में इंसर्जेंसी में एक्टिव रहा है जब ये जिहाद कर रहे थे यूएस और नेटो के खिलाफ, और हक्कानी ग्रुप मशरिक के इलाकों में रहा है। तो इन सब की ओपिनियन मुख्तलिफ रीजन टू रीजन और ग्रुप टू ग्रुप फर्क है। लेकिन जो बहुत से तालिबान जो वर्किंग लेवल पे मिडिल टीयर्स में जो हैं वो मॉडरेट हैं, और वो उनके यहाँ ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत वाइटल है। और ये सोच सिर्फ उनके यहाँ ही नहीं पाई जाती, बल्कि नॉन तालिबान जो अफगान्स हैं उनके अंदर भी उन्हें पता है कि पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा नेबर है, और उसके साथ अच्छे या वर्किंग रिलेशनशिप होना एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए नीड है। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरली जो जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें दोनों ममालिक को रिलेशंस को स्टेट टू स्टेट लेवल पे आना चाहिए। गुज़िश्ता 50 साल में ये जंगों की वजह से, ये जिहाद और ये लेटर जो वॉर्स थी, इनकी वजह से ये ग्रुप लेवल पे चले गए हैं कि हम एक देखते हैं कि अफगान तालिबान से किस तरह डील करना है, अफगान नॉन पश्तून अफगान से किस तरह डील करना है। नहीं, हमें अफगानिस्तान की स्टेट के साथ डील करना है। अफगानिस्तान के अपने अंदरूनी मामलात जो हैं, चाहे वो इंक्लूसिविटी है, चाहे वो दीगर पॉलिटिकल मामलात हैं, उससे वो अफगानिस्तान सॉवरेन स्टेट है, वो खुद डील करें। लेकिन अफगानिस्तान के तरफ से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए टेररिज्म का, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इस नुक्ते पे और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो चाहे मूवमेंट ऑफ पीपल्स है या वो इकोनॉमिक रवाबित हैं,
उनके ऊपर एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक, आप ये भी समझें कि ये एक चेंज ऑफ फेज हो रहा है हिस्ट्री का। 50 साल की इंसर्जेंसीज के बाद अब रिलेशंस एक नए गियर में जा रहे हैं, नए सेट चेंज ऑफ फेज हो रहा है। उस चेंज ऑफ फेज की वजह से मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा इर्ताश या थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, और उम्मीद ये है कि दोनों ममालिक की लीडरशिप इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि लीडरशिप का ये फर्ज होता है कि वो इसको लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप के तौर पे देखें, और दोनों मुल्कों की लीडरशिप का ये फर्ज है कि वो रिलेशंस को लॉन्गर टर्म नजरिए से देखें। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये अफगान तालिबान की जो रजीम है इस वक्त, जो कि एक इसको अबूरी हुकूमत पहले ये लोग कहा करते हैं, पर उन्होंने अबूरी का लफ्ज़ निकाल दिया है, तो जी, ये सस्टेन करेगी या ये कोई नया कोई बंदोबस्त करेंगे, नया आइन बनाएंगे, या ये रिप्लेस इनको कोई कर सकता है? ये कायम रहेंगे अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं भी चलेंगे? जी, ये भी बड़ा अच्छा रेलिवेंट सवाल है, क्योंकि जब अफगान तालिबान आए थे तो उससे पहले, उनके आने से पहले तो ये कोशिश हो रही थी कि 15 अगस्त से पहले कि किसी तरह कोई ट्रांजिशन हो जाए और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने और उस तरफ अफगानिस्तान एक नई डायरेक्शन ले। लेकिन अफगान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने अफगान तालिबान की एक एक्सक्लूसिव हुकूमत वहां बना दी। तो उसके बाद शुरू में अफगान तालिबान की तरफ से ये आ रहा था कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं, कोई 1964 के मॉडल पे शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जाहिर शाह के ज़माने में एक हुआ करता था। तो लेकिन फिर वो सारी बातें रह गईं, और अफगान तालिबान ने अपने दानिस्त में यही फैसला किया कि वो एक एक्सक्लूसिव अफगान तालिबान रजीम ही चलाएंगे। कुछ शायद मामूली से नॉन पश्तून्स रखे हुए हैं वो भी, लेकिन तालिबान का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है गवर्नेंस के ऊपर। मेरा ख्याल है कि जो अफगान तालिबान की रिकॉग्निशन का चैलेंज है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, उसमें ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव नहीं है वो। दूसरे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जो लड़कियों को स्कूल भेजने पे पाबंदियां हैं या औरतों के काम करने पे पाबंदी है, तो दुनिया को बड़ा एतराज है कि ह्यूमन राइट्स की का फ्रेमवर्क नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा। और तीसरा, काउंटर टेररिज्म, क्योंकि बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। तो इसी वजह से उन यही इश्यूज उनके लिए खतरा भी बन सकते हैं कि अगर किसी वक्त वहां पे अफगानिस्तान में होता यही रहा है कि एक ग्रुप जो है वो अपने आप को पावर में स्ट्रेंथन कर लेता है, लेकिन दूसरे ग्रुप्स उसके साथ लड़ते रहते हैं, और फिर वो एक इंसर्जेंसी की सूरत इख्तियार करते हैं। 2001 के बाद जो यूएस नेटो की सपोर्टेड हुकूमतें बहुत मजबूत थी, तालिबान लग रहा था कि शायद सीन से गायब हो गए हैं, लेकिन तालिबान ने अपने आप को रीग्रुप किया और फिर वो एक इंसर्जेंसी लड़ी उन्होंने। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता अफगानिस्तान में इन चीज़ों को, लेकिन इन चीज़ों से फिर खाना जंगी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर खाना जंगी भी अफगानिस्तान में बढ़ेगी 90s में जिस तरह की खाना जंगी थी, तो वो फिर नेबर्स के लिए भी नुकसानदेह होती है। इसलिए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया है, वो इख्तलाफात के बावजूद वो कोई अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी नई नहीं चाहता। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2021 में अफगान तालिबान के आने के बाद मेरी वेस्टर्न सर्कल से, यूएस के लोगों से और वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग वहाँ विजिट करते थे, या जब मैं कहीं बाहर जाता था मुलाकात होती थी, तो उनका भी कहना ये था कि अफगानिस्तान के अंदर किसी मिलिट्री इंसर्जेंसी को, किसी भी इंसर्जेंसी को, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट को या किसी इंसर्जेंसी को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, ताकि वहां पे दोबारा से एक नई कोई वॉर का आगाज ना हो। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी भी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान या दीगर नेबर्स के लिए अच्छी नहीं होंगी अगर वहां पे नई वॉर शुरू हो जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपने जो सारी गुफ्तगू की, जो आपने खुलकर की, और बिटवीन द लाइन भी मैं आपकी बात समझ रहा था, बिटवीन द लाइंस के पाकिस्तान को किसी इंसर्जेंसी को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी काबुल में जिसका भी कंट्रोल है, पाकिस्तान को उसी से बात करनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी ये बात लगे कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में नहीं दखल दे रहा, बल्कि स्टेट से बात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने स्टार्ट में मैं बात की कि एक शख्स की नेक नीति से या एक शख्स की बदनीति से ना तो मुस्तकिल लड़ाई होती है और ना ही मुस्तकिल अमन। मुस्तकिल अमल अमन भी दोनों की नेक नीति से होगा, और मुश्किल लड़ाई भी तभी होगी जब दोनों तरफ वो लोग होंगे जो मामला सॉल्व नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल तो इस दुरुस्त। उम्मीद के साथ सर
कि जो आपने कहा कि पाकिस्तान के पास फ़िलहाल यही ऑप्शन है कि पाकिस्तान जहाँ से ख़तरा हो, जब उसके ऊपर अटैक हो तो उसका एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स करे और साथ अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात स्टेट टू स्टेट मजबूत करना कभी भी बंद ना करे। यही मेरे ख्याल में भी यही रास्ता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप फैसल आगे। राय साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा मजा आया ये आपके साथ गुफ्तगू करके, एंजॉय किया मैंने, क्योंकि आपने इश्यूज को बड़ी गहराई में जाके देखा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत खुश रहें सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।